ट्वेल्थ क्लास बेटा, वेलकम अगेन जी। तो यार मोशनल ईएमएफ पे हमने ख़त्म किया था, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ था, लंबा खिंच गया था। अभी बातें और भी हैं डिस्कस करने के लिए। तो वहीं से जहाँ पे हमने ख़त्म किया था ना बेटा, हम कुछ न्यूमेरिकल्स, वो रॉड को कैसे मूव वगैरह करते हैं, वहाँ पे हम कंक्लूड कर गए थे। बातें वहाँ पर और भी थी, लेकिन वहाँ पर चलो लेक्चर लंबा हो रहा था, हमने वहीं पे कंक्लूड कर दिया। वहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। फिर से किस पे आते हैं यार, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बिना इधर उधर की बातें किए हुए, वापिस कहां पे आ रहे हैं हम, मोशनल ईएमएफ पे। ठीक है, अब मोशनल ईएमएफ में सबसे पहली बात, एक रॉड मूव करेगी तो उसके एंड्स के क्रॉस ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी, BLV इंड्यूस होगी। यार हमने एक ना दूसरे तरीके से फाइंड किया इसको। अब नॉर्मली बुक्स में वही तरीका दिया होता है, एनसीईआरटी बुक में वही है, आपका एग्जामिनर भी वही मेथड मांग रहा होगा BLV कैलकुलेट करने का। तो अगर एग्जाम में आता है ना, बोर्ड एग्जाम में, तो आपने इसी मेथड से करना है, वो एरिया वाले कंसेप्ट से। लेकिन कई बार ना वो बच्चा कंफ्यूज होता है कि यार एरिया का कंसेप्ट क्यों लगाया, एरिया जब है ही नहीं है, वो तो रॉड है ना, रॉड मूव कर रही है, एरिया अननेसेसरली धक्के से बना दिया और फिर उसकी ईएमएफ क्रिएट करवाई। तो कई बार बच्चे के मन में रह जाता है कि यार पता नहीं होनी भी थी कि नहीं होनी थी, वो एरिया से निकलवाई है इन्होंने। लेकिन यार उसको थोड़ा और लॉजिकली सोचें तो एक दूसरे मेथड से भी निकल आती है कई बार। अच्छा, ये जो अभी करा रहा हूं ये एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है लॉरेंट फोर्स लगाकर। ठीक है, तो आप छोटी सी हेडिंग डाल सकते हो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए रॉड, छोटी सी हेडिंग डाल लो, जल्दी जल्दी करना है हमने और भी बातें करने के लिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रॉड, वही BLV वाला फार्मूला, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लॉरेंट्स फोर्स। बेटा अब लॉरेंट्स फोर्स तुम्हें पता है, अगर एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जाए तो उस पर क्या लगता है यार, फोर्स लगता है। मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, उस पर फोर्स लगता है BQV sin थीटा, याद करो, या Q इंटू V क्रॉस B, उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। अब उसका कंसेप्ट लगाकर अगर हम कैलकुलेट करेंगे, आपको लॉजिकली लगेगा कि हाँ यार वाकई ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो सेम सिचुएशन मैंने क्रिएट कर दी, सेम ही सिचुएशन हमने क्रिएट कर दी। ये मैग्नेटिक फील्ड है यार, वही वाला इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है जी। अच्छा, इस मेथड से करोगे ना तो आपको यह भी पता लग जाएगा अब कौन सा एंड पॉजिटिव क्रिएट होगा रॉड का, कौन सा एंड नेगेटिव क्रिएट होगा। मान ले वही वाली क्या है अपनी रॉड है यार, इस बार एरिया और ये नहीं, वैसे लॉजिक लगा के रिजल्ट निकाल देना 2 लाइनों में। अच्छा, हो भी जल्दी जाता है। ये रॉड है जी, और ये इस दिशा में किस स्पीड से मूव कर रही है, V स्पीड से मूव कर रही है। ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में V स्पीड से क्या कर रही है बेटा जी, मूव कर रही है, मान लो। ठीक है जी। तो अब ये V स्पीड से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब पॉइंट ये है कि ये रॉड है मेटल की बनी हुई, तो रॉड के अंदर तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब रॉड मूव कर रही है मतलब कौन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो स्थिति क्या आ गई, स्थिति ये आ गई कि चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी कैसे, बिल्कुल परपेंडिकुलर, फील्ड लाइन अंदर की ओर, ये पार्टिकल्स आगे की ओर जा रहे हैं। तो इसके अंदर की सिचुएशन ये है, कुछ नहीं है, करंट नहीं है, लेना नहीं है, देना नहीं है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो है ना। अब इस रॉड को मूव करोगे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो रॉड के साथ साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, लॉरेंट्स फोर्स लगेगा। लॉरेंट्स फोर्स कितना होता है, BQV sin थीटा। तो स्थिति ये भैया कि एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, जब उसको हमने मूव किया मैग्नेटिक फील्ड B में, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि V स्पीड से मूव कर रहे थे। तो स्थिति ऐसी क्रिएट हो गई कि
चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए उन पे लॉरेंट फोर्स लगेगा, विच इज गिवन बाय, जो लॉरेंट फोर्स होता है विच इज गिवन बाय बी क्यू वी साइन ऑफ थीटा, थीटा या 90 डिग्री है बेटा, इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, B इंटू ई इंटू वी, मैग्नीट्यूड में ये फोर्स लगेगा B इंटू वी इंटू वी। बाकी आपको पता ही है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से कि फोर्स किस तरफ लगेगा, वो भी चेक कर सकते हो। अब इलेक्ट्रॉन सामने जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाता है करंट उससे उल्टा लेना होता है, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो FBI लगाओगे ना, FBI, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिस तरफ वो जा रहा है उससे उल्टा करंट ले लेते हैं। अगर मैं उससे उल्टा करंट ले लेता हूं तो चेक करो, जैसे ही रॉड मूव करेगी वैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, भैया इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, B इंटू वी लगेगा, किधर को लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देख लेते हैं, FBI, B अंदर, इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जा रहे हैं ना, FBI, इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जा रहे हैं तो करंट पीछे की ओर लेना पड़ेगा, ये B है और ये करंट हमने पीछे की ओर ले लिया, तब नीचे आ गया FBI, देख लो FBI, B इधर, करंट उल्टा, तो थम गया नीचे। जब थम नीचे जाएगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे नीचे की ओर फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे भाग जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन पे थोड़ी लग रहा है, सब पे लग रहा है, सारे नीचे की ओर भागने की कोशिश करेंगे। जब नीचे की ओर भागने की कोशिश करेंगे तो नीचे नेगेटिव इकट्ठा हो जाएगा और इस एंड पे एज ए रिजल्ट पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा। भैया जब नेगेटिव अपनी जगह छोड़ के जाएंगे तो एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव, हो गई ईएमएफ क्रिएट, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो ये लॉजिकली है, लॉजिकली। वो एरिया वाला लॉजिकल सा नहीं लगता, वो कहते हैं यार क्या कर रहे हो, एरिया उरिया क्यों लगा रहे हो, लेकिन भैया वो एनसीईआरटी वगैरह वाले सारे के सारे वो एरिया वेरिया लगाते हैं। यहां से आपके मन में ये नहीं आएगा कि यार क्यों ईएमएफ इंड्यूस हो गई, हो गई भाई, हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा था तो ईएमएफ इंड्यूस हो गई। अच्छा यहां से रिजल्ट भी निकाल लेंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं है, यहां से रिजल्ट भी निकाल लेंगे। मान लो एक कोई इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां मूव करता है, एक इलेक्ट्रॉन है एक एंड से दूसरे एंड पे मूव कर गया, यहां पॉजिटिव छोड़ गया नेगेटिव छोड़ गया, तो भैया जब वो कर गया डिस्टेंस कवर किया, फोर्स लगा था उस पर, नीचे चले गया, डिस्टेंस भी उसने कवर किया, तो कुछ ना कुछ वर्क डन भी हुआ होगा। ओके, तो इस फोर्स के कारण वर्क डन हुआ, वर्क डन हुआ। ये जो वर्क डन है ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हुई, डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, एल हुई, यहां से यहां जब गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गई एल। अब इसके हिसाब से वर्क डन जो हुआ ये हो गया बी इंटू ई इंटू वी इंटू एल हुआ। यार ये चार्ज है, ये वर्क डन है, अब हम इसको वर्क के नीचे चार्ज कर देंगे तो ये बी एल वी हुआ, और ये वर्क डन है, ये पर यूनिट चार्ज है, क्योंकि चार्ज ये ना बेसिकली बी एल वी हुआ। और बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एक एंड से दूसरे एंड पे या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज बेटा जी वोल्टेज हुई बी एल वी, यानी ये ईएमएफ हुई बी एल वी। तो भाई रॉड के क्रॉस जो इंड्यूस ईएमएफ होती है इट इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी, ऐसे भी निकल जाती है। बाकी इसके बाद करंट करंट वो ऐसे निकलता रहेगा। तो कई बार एग्जाम में बेटा क्वेश्चन ही आ जाता है कि लॉरेंट फोर्स लगाकर इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करो, तो ऐसे कैलकुलेट करनी है, ध्यान से रखना, नोट वोट करके बढ़िया से हेडिंग वेडिंग डालकर रखा करो। कई बार आता है क्वेश्चन, बोर्ड क्वेश्चन में चेक करना, आया हुआ 2-3 बार ये क्वेश्चन। ओके जी, तो इसको भी हमने जल्दी जल्दी खत्म किया, फास्ट मोड में हम आज आते ही अगली हेडिंग डाल लो कि अगर हम रॉड को मूव करने की बजाय मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर दें तो यार तो भी उसके क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो अगली बात लिख लो, ईएमएफ
induced across the ends of the rod when it is rotated in magnetic field। भैया ये जो अभी बातें चल रही थी इसमें हम रॉड को मूव करा रहे थे, आगे लेकर जा रहे थे। अब मूव नहीं, अब हम रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने रॉड को रोटेट करवाया, क्या करवाया जी, रोटेट करवाया, तो उसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो कितनी होगी वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हेडिंग क्या डाल दिया आपने, ईएमएफ इंड्यूस्ड across the ends of a rod when it is rotated in a magnetic field, when it is rotated in a magnetic field। ठीक है जी, ये हुआ अपना मैग्नेटिक फील्ड। ओके, वही वाला अंदर वाला, तो ये हो गया भाई मैग्नेटिक फील्ड, दबा दब दबा दब दबा दब, जल्दी जल्दी बना दिया हमने, ये मैग्नेटिक फील्ड बना दिया भाई। और इसमें एक रॉड है, ये वही रॉड है, ठीक है जी। अब ये जो रॉड है हमने इसको इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना है विद एंगुलर वेलोसिटी। गिवन में क्या है, लेंथ है, और रोटेट किया इसको एंगुलर वेलोसिटी से। यार जब ये रॉड चलती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काटती है, कट 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 कट। जब ये रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी तो भी ये इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काटेगी, कट 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 कट। फील्ड लाइन है अंदर की ओर, चलते वक्त भी काटा, और ये फील्ड लाइन है अंदर की ओर, इसने रोटेट करते वक्त भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काटना है, कट 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 कट। तो अगर काटेगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, कैसे होगी वो फाइंड कर लेते हैं। हमने लॉजिक क्या लगाना है, एरिया वाला लगाना पड़ेगा यहां पर। जब इस रॉड को घुमाएंगे तो ये घूमेगी 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 और एक चक्कर पूरा कर लेगी। ओके जी, मान लो इसने अपना चक्कर पूरा कर लिया, तो बेटा जी इसने जब इसने चक्कर पूरा किया तो इसने एरिया कवर किया। एक कंप्लीट चक्कर में इसने कितना एरिया कवर कर लिया, जितना इस सर्कल का एरिया। तो हमने बोला कि एज द रॉड रोटेट्स इट्स लेंथ क्रॉसेस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इन दिस प्रोसेस इट्स कवर सम एरिया। ठीक है, ये कुछ ना कुछ एरिया कवर अप करेगी। अब इस हिसाब से एरिया कवर अप कर रही है ना, तो एरिया में चेंज आ रहा है, एरिया में चेंज आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो हमने बोला एज द रोड रोटेट्स इट कवर अप सम एरिया, देयर इज चेंज इन एरिया टेक्स प्लेस एंड देयरफॉर सम ईएमएफ विल बी इंड्यूस। ईएमएफ इंड्यूस जो होती है माइनस डी फाई बाय dt होती है, यानी ईएमएफ इंड्यूस माइनस डी डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा होती है। यहां से ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू माइनस बी बाहर आ गया, क्योंकि बी तो कांस्टेंट है, कॉस जीरो ही है, ये बन गया डी ए बाई डी टी, यानी कि ये बन गया माइनस बी कॉस जीरो, तो क्या हो गया भैया 1 हो गया। ठीक है ना, बी ए कॉस ऑफ थीटा था, बी बाहर आ गया, कॉस जीरो 1 हो गया। अब बच गया डी ए बाई डी टी। बेटा वन कंप्लीट रोटेशन में इसने कितना एरिया कवर करना है, चेंज इन एरिया इन वन कंप्लीट रोटेशन, एवरेज ईएमएफ निकाल रहा हूं मैं। तो एक कंप्लीट रोटेशन में कितना एरिया कवर करेगा, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह लेंथ आ जाएगा पाई एल स्क्वायर। और एक कंप्लीट रोटेशन में टाइम कितना लगेगा, टाइम पीरियड के इक्वल। तो भैया कंप्लीट रोटेशन में एरिया चला पाई आर स्क्वायर, टाइम लगा टाइम पीरियड के इक्वल। अब तुम्हें पता है टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा के टर्म्स में लाना है, क्योंकि गिवन में क्या था ओमेगा,
गिवन में क्या था, ओमेगा, तो इसलिए टी की जगह मैंने लिख दिया E इक्वल टू, माइनस को इग्नोर कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड ही ले रहा हूं, बी पाई एल का स्क्वायर नीचे 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा ऊपर चले गया, पाई ने पाई को मार दिया, बच गया हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला आ गया हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये भी याद रखना, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। आप वो रॉड वाला बीएलवी करते रहोगे, प्लेन वाला, ट्रेन वाला, रॉड वाला, वो क्वेश्चन डाल देगा रोटेट करने वाला। तो रोटेट करने वाला भी आना चाहिए। रोटेट करने वाले एक्सप्रेशन क्या आ गई बेटा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, याद रखनी है जी। अब इस पे बेस न्यूमेरिकल कौन सा आता है, इस पे बेस साइकिल के पहिए वाला आता है। जो रॉड थी ना उस पे ट्रेन वाला आ गया, प्लेन वाला आ गया, पूरा ट्रांसपोर्टेशन वाली चीजों पे न्यूमेरिकल आते हैं, इस पे बेस्ड। इसमें साइकिल के पहिए वाला क्वेश्चन आ जाता है। वो कहता है एक साइकिल का पहिया है जी, साइकिल चल रहा है, और साइकिल में लगी होती हैं स्पोक्स, ठीक है, तारे लगी होती है ना टायर के अंदर, नहीं टायर के अंदर होता है रिम, रिम के अंदर क्या लगी होती है, स्पोक्स लगी होती हैं। वो कहता है ऐसे ऐसे इसमें 24 स्पोक्स हैं। 24 तो वैसे वो जो तिरंगा झंडा है ना अपना, उसमें जो स्पोक्स हैं, उसमें जो चक्र बनाता है अशोक चक्र, उसमें 24 हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें 24 स्पोक्स हैं, और ऐसे ऐसे ये इतनी एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक स्पोक की लेंथ दे रखी होगी, वो कहेगा कि 24 स्पोक्स हैं, इसके अक्रॉस नेट ईएमएफ फाइंड करो। यार पहले तो एक की निकाल लो ना, पहले एक की निकालोगे, एक की तो ऐसे ही निकाल लोगे, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अगले ने इस स्पोक की, साइकिल के पहिए की, तार की लेंथ दे रखी होगी, एंगुलर वेलोसिटी वो दे ही देगा। और बी कौन सा बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को काटते हुए जाएगा। साइकिल जब जाएगा ना, वर्टिकल कंपोनेंट को तो काट नहीं सकता, कौन से कंपोनेंट को काटते हुए जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को काटते हुए जाएगी। जब ये जाएगी ना ऐसे, तो ये कौन से कंपोनेंट को क्रॉस करती जाएगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। और वो भी कब, अगर वो नॉर्थ में जा रहा है साइकिल, तो ऐसे रॉड घूम रही है, तो हॉरिजॉन्टल भी नहीं काटना, वर्टिकल भी नहीं काटना। अगर वो ईस्ट वेस्ट में जा रही है साइकिल, मान ले ईस्ट वेस्ट में जा रही है, ये नॉर्थ है, ईस्ट वेस्ट में, तो जब ये रॉड घूमेगी हॉरिजॉन्टल को काटेगी, वर्टिकल को तो किसी भी हालत में नहीं काट सकती। बात को समझो। तो ये फार्मूला लगेगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, यहां पे लगेगा बी एच ओमेगा एल स्क्वायर। याद रखना, अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन में साइकिल चला रहा है फिर नहीं कटना कुछ भी। अगर वो ईस्ट में जा रहा है या वेस्ट में जा रहा है तो 90 डिग्री पे कटेगा, वर्टिकल को काट ही नहीं सकता। तो एक स्पोक के अक्रॉस तो जो ईएमएफ डेवलप है वो कितनी आ गई, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। और बी कौन सा यूज करना है यार, बी एच यूज करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बात को समझो, सब समझाया मैंने पिछले लेक्चर में, दोनों को कंबाइन करके देख लो। अब वो कहता है कि 24 थी, नेट ईएमएफ कितनी होगी, तो भाई 24 से मल्टीप्लाई मत करना, एक के अक्रॉस जो ईएमएफ होगी वही ओवरऑल रिम के क्रॉस होगी। 24 मिलकर भी उतनी देंगी, क्योंकि बेटा ये सारी की सारी आपस में कैसे कनेक्टेड मानी जाएंगी, पैरेलल में कनेक्टेड मानी जाएंगी। ये रिम है मेरे भाई, रिम जो कि मेटल का है, ये स्पोक्स भी कैसी हैं, मेटल की हैं। सारी की सारी स्पोक्स का एक एंड एक जगह पर फिक्स्ड है, एक कॉमन एंड है, और दूसरा एंड भी बेटा सेम पोटेंशियल पर है, क्योंकि ये रिम तो सारा का सारा आपस में क्या है, इसके सारे पॉइंट तो आपस में क्या है मेरे भाई, कनेक्टेड ही हैं। तो ध्यान रखना, जब ये साइकिल वाला क्वेश्चन आ जाए तो सारी की सारी स्पोक्स आपस में पैरेलल में माननी है। एक के क्रॉस ईएमएफ निकालनी सीख लो, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, बी की जगह बी एच लगाना है, वो भी तब वो नॉर्थ दिशा में नहीं जा रहा, मतलब ईस्ट में जा रहा है या वेस्ट में जा रहा है, नॉर्थ में ऐसा नहीं होगा, कुछ ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। और अगर वो 10 दे रखी हो स्पोक्स, 20 दे रखी हो, 50 दे रखी हो, 24 दे रखी हो, 48 दे रखी हो, जितनी मर्जी दे रखी हो, एक के अक्रॉस जो ईएमएफ है वही नेट ईएमएफ आएगी जी आपकी। ठीक है जी।
तो इसको देखो, बाकी नोट कर लो। अगली बात पे फिर आ रहे हैं, अभी बातें और भी हैं करने के। तो यार एक्सप्रेशंस तो अब कई तरह के अपने पास हो गए यार, BLV, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, फोर्स निकालने वाले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। न्यूमेरिकल आपके चल ही रहे हैं। एक दो एग्जाम्पल है आपके पास, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब ये तीनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला, ये तीनों भी बोर्ड में आए हुए हैं। साथ में ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बोर्ड क्वेश्चन है। मतलब जो इस वक्त आपके सामने बोर्ड पर है सारे बोर्ड क्वेश्चन है, बोर्ड पे बोर्ड वाले क्वेश्चन है। तो एक एक करके इनको देखते हैं, कुछ नहीं है, बस जस्ट फॉर रिवीजन। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रह गया इससे रिलेटेड, एडी करंट्स, वो हो जाएगा। फिर हम टॉपिक चेंज कर देंगे बेटा, फिर उसके बाद नए टॉपिक्स आने शुरू हो जाएंगे, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद फिर एसी पे चले जाएंगे हम। तो फिलहाल इन एग्जांपल्स को देखो। पहले वाला देखो यार, ये मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारे सामने है, इनवर्ट डायरेक्शन में जा रहा है। इसमें दो कॉइल्स पड़ी हुई हैं, एक रेक्टेंगुलर है, एक सर्कुलर है। ठीक है जी, स्थिति सिचुएशन आपके सामने है। मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर की तरफ है, कुछ ना कुछ इसके थ्रू भी फ्लक्स होगी, कुछ ना कुछ इसके थ्रू भी फ्लक्स है ही है, फिर पता ही आपको। सवाल क्या है कि इन विच लूप द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड गिव एक्सप्लेनेशन। अब पहली बात तो ये सोचो, वो मैंने क्वेश्चन पूछा ही नहीं, इतने क्वेश्चन कर लिए इससे रिलेटेड। ये सबको पता है कि इसके थ्रू इस वक्त फ्लक्स है, इसको एरिया से बाहर लेके जाओगे, इसके एरिया को बाहर लेके जाओगे क्योंकि फील्ड तो यहीं तक है। इसके थ्रू फ्लक्स डिक्रीज होगी, इसको भी बाहर लेके जा रहे हो, इसके थ्रू भी फ्लक्स डिक्रीज हो रही है। तो फ्लक्स डिक्रीज होने के कारण बेटा ईएमएफ तो दोनों में आ ही रही है, वो सवाल नहीं है। सवाल ये नहीं है कि ईएमएफ इंड्यूस होगी कि नहीं होगी, क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी, वो तो बहुत बार पूछ लिया। ईएमएफ इंड्यूस होगी इसमें क्योंकि फ्लक्स में चेंज आ रहा है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी क्योंकि इसमें भी फ्लक्स में चेंज आ रहा है। ये बाहर जा रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज हो रही है। कौन सी वाली डिक्रीज हो रही है? इनवर्ड वाली। इनवर्ड वाली डिक्रीज हो रही है तो उसको इनवर्ड वाली ही खुद प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। इनवर्ड वाली खुद प्रोड्यूस करने के चक्कर में, प्रोड्यूस उसको इन्वर्ट करनी है, ये करंट इसमें चलेगा क्लॉकवाइज, इसमें भी चलेगा क्लॉकवाइज। तो ये सवाल नहीं है कि करंट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ऐसे क्वेश्चन कर लिए तुमने। ये भी सवाल नहीं है कि वो कैसा होगा, वो लेंस लॉ के हिसाब से क्लॉकवाइज आएगा, वो भी कर लिया। अब यहां पे इस वक्त सवाल ये है कि क्या दोनों में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो कांस्टेंट रहेगी, या अगर कांस्टेंट नहीं रहेगी तो कौन से वाले केस में कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो बेटा यार सिंपल सी कहानी है, सर्कुलर वाले केस में ये ईएमएफ कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि हमें पता है जो इंड्यूस ईएमएफ है, ये क्वेश्चन था मेरे भाई। ओके, जो इंड्यूस ईएमएफ है बेटा उसका फार्मूला होता है माइनस d∅dt। ओके, अब यहां पे फाई के अंदर बी ए कॉस थीटा होता है। थीटा यहां पे 0 डिग्री है क्योंकि नॉर्मल भी अंदर और फील्ड भी अंदर। थीटा 0 है, कॉस 0 1 कर दूंगा, कई बार कर लिया। फाई की जगह बी ए कॉस थीटा पुट करूंगा, जिसमें से कॉस वाली टर्म 1 हो गई, बच गया बी और ए। बी कांस्टेंट है, बी बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा बी इंटू डी ए बाई डी टी। ध्यान से सुनना, अब यहां पर एरिया का चक्कर है। अब डी ए बाई डी टी तो दोनों में है बेटा, एरिया चेंज हो रहा है, लेकिन यह है स्ट्रेट लाइन। जब ये बाहर जाएगी ना तो मान लो क्योंकि v कांस्टेंट है तो ये डिस्टेंस हर 1 सेकंड में सेम कवर होगा। ओके, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम क्या रहेगा? सेम। तो लेंथ पर सेकंड कितनी लेंथ कवर हो रही है वो सेम रहेगी, और ये ब्रेड्थ है वो भी सेम रहेगी, यानी पर सेकंड कितना एरिया बाहर जाता है वो कांस्टेंट रहेगा। बात को समझो, क्योंकि ये
रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन रही है, तो पर सेकेंड कितना एरिया में चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट रहेगा। तो पर सेकेंड एरिया में कांस्टेंट, एरिया में चेंज जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए जो ईएमएफ इंड्यूस है वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब बेटा ये सर्कुलर वाली जो शेप है ये आगे तो उतना ही बढ़ेगी। देख, एक सेकंड में मान लो पहले इतना आगे बढ़ी, अगले एक सेकंड में ये तो सेम ही रहेगा, अगले एक सेकंड में ये सेम रहेगा। आगे कितना जाएगा बेटा पर सेकंड, वो तो सेम आ रहा है, बट क्योंकि अगर मैं एरिया चेक करता हूं तो पहले एक सेकंड में इतना एरिया चेंज आया, क्योंकि ब्रेड्थ में फर्क पड़ रहा है ना, लेंथ सॉरी ब्रेड्थ तो इतनी, लेंथ में फर्क पड़ रहा है ना। अगले एक सेकंड में ये एरिया में चेंज आया, उससे अगले सेकंड में इस एरिया में चेंज आया। दैट मीन्स चेंज इन एरिया पर सेकंड कांस्टेंट नहीं है। अब चेंज इन एरिया पर सेकंड कांस्टेंट नहीं है, यानी डीए बाई डी टी कांस्टेंट नहीं है, डीए बाई डी टी कांस्टेंट नहीं है, तो मतलब इंड्यूस ईएमएफ भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। बेटा जी थ्योरी 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 तो हो ही रही है, थ्योरी हो रही, तो थ्योरी इज हो रही, उसमें कोई शक नहीं है, कर रहे हो। मेन जो दिक्कत आ रही है कहां आ रही है कि मुझे ये नहीं पता लग रहा कि सारे बच्चे न्यूमेरिकल्स वगैरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब बेटा बोर्ड पे यहां पर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व नहीं करा पा रहा हूं, लेकिन उसके लिए न्यूमेरिकल्स के लिए बकायदा हमने हर अल्टरनेट डे पर एक लाइव क्लास रख रखी है यार। उस लाइव क्लास को ज्वाइन करा करो, उसमें खूब न्यूमेरिकल होते हैं, बच्चे असाइनमेंट कर कर आते हैं जो रेगुलरली उस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। बात को समझो यार, जो शुरू से रेगुलरली लाइव क्लास को अटेंड कर रहे हैं और नहीं छोड़ रहे हैं, उनका सिस्टम बहुत सही चल रहा है और वो खूब क्वेश्चंस कर रहे हैं। असाइनमेंट आ रही है, बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं और उस क्वेश्चंस के फिर आगे डाउट्स भी यार पूछ रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, खूब सारे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लाइव में आ रहे हैं। ओके, थ्योरी के लिए और कंसेप्ट बिल्डअप के लिए हमने वीडियो लेक्चर रख रखे हैं, लेकिन 1-to-1 इंटरेक्शन जब तक होती नहीं है, न्यूमेरिकल का मजा नहीं आता, तो 1-to-1 इंटरेक्शन में ही मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। तो बेटा जो बच्चे लाइव क्लास थोड़ा कम लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट है उनसे कि लाइव क्लास में भी आओ और लाइव में जितने भी न्यूमेरिकल्स करते हो आप लोग, उसके डाउट्स वगैरह आकर पूछते रहो। ओके, अब यहाँ पे बोर्ड पे जो बहुत ही खास वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो तो चलो मैं लेकर आता ही हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो लेके आता हूँ, लेकिन जो बल्क में न्यूमेरिकल है ना, बल्क में फिर बेटा लाइव क्लास में ही हो रहा है, उसमें आओ और जमकर न्यूमेरिकल्स करो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के बिना फिजिक्स में आप वो रिजल्ट नहीं लेकर आ सकते। ओनली थ्योरी पढ़ने से बात नहीं बनेगी, तो आपको लाइव में भी आकर न्यूमेरिकल्स वगैरह करने पड़ेंगे। तो ये भी आमतौर पे क्वेश्चन आते रहते हैं, चारों मैंने बोला था बोर्ड क्वेश्चंस है, बोर्ड पे जो है बोर्ड क्वेश्चंस हैं। इस केस में कांस्टेंट नहीं रहेगी यार, बात को समझो बस। इस केस में यहाँ पे इस वक्त सवाल यही था, इन विच लूप द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी कांस्टेंट, तो आपका आंसर आना है इन रेक्टेंगुलर लूप द ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी कांस्टेंट। ओके जी, तो ये हो गया। इसको मिटाते हैं और जगह बनाते हैं और सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं बेटा। अब जो आपका सवाल नंबर 2 है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पिछला भी एनसीईआरटी का ही था भाई जो हमने डिस्कस कर लिया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इस एनसीईआरटी के सवाल में 2 मैग्नेट दे रखे हैं, वो दोनों एक कैपेसिटर के पास मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं और क्वेश्चन में पूछा गया है कैपेसिटर की पोलैरिटीज क्या होंगी। सवाल सिंपल है, यहां लिखा नहीं हुआ, सवाल समझ लो कि दूसरे वाले जो फिगर है, सेकंड फिगर, उसका सवाल ये है कि कैपेसिटर की पोलैरिटी बताओ। और पहला पॉइंट है कैपेसिटर के पोलैरिटी क्यों आ जाएगी। भैया सिंपल सी बात है, ये मैग्नेट्स पास आ रहे हैं, इससे क्या हो सकता है, ईएमएफ इंड्यूस हो सकती है। जब ईएमएफ इंड्यूस हो सकती है
तो करंट चल सकता है सर्किट में। भैया जब करंट चल सकता है सर्किट में तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। अब ईएमएफ इंड्यूस होगी तो यहाँ पे एक वोल्टेज डेवलप होगी ना, वो वोल्टेज कैपेसिटर को चार्ज कर देगी। अब आपने लेंज लॉ का यूज करते हुए ये बताना है कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पॉजिटिव होगी, कौन सी प्लेट नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा व्यू का चक्कर पड़ता होता है। ये जो फेस है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो नॉर्थ के सामने वाला फेस है, ऐसे पड़ी हुई है ये, और जो तुम्हें फेस दिखाई दे रहा है वो नॉर्थ के सामने वाला फेस दिखाई दे रहा है। बात को समझो, ये जो फेस शो हो रहा है ना ऐसे पड़ी है, ऐसे नॉर्थ पोल इस वाले मैग्नेट के सामने वाला फेस तुम्हारी तरफ है और जो बैक है वो साउथ की तरफ है, ठीक है जी। तो ये कुछ ऐसे पड़ी हुई है कि इसके सामने वाला फेस नॉर्थ के सामने वाला तुम्हारी तरफ शो हो रहा है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। भाई नॉर्थ पोल जाओ पास जाएगा तो जो नॉर्थ के सामने वाला फेस है वो नॉर्थ बन जाएगा, और जो उसके पिछले वाला है यानी कि इसके जो बैक वाला फेस है, ये जो तुम्हें शो हो रहा है नॉर्थ के सामने वाला है भाई, 3 डायमेंशनल फिगर है, इसके जो पीछे वाला फेस है, पीछे वाला फेस जो है वो साउथ के सामने वाला है, तो भैया इसका बैक फेस जो है साउथ डेवलप हो जाएगा। लेंज लॉ कहता है ना कि नॉर्थ पास आ रहा है तो उसको पास आने से रोकना है, उधर से साउथ पास आ रहा है उसको पास आने से रोकना है, इधर से नॉर्थ पास आ रहा था कैसे रोकेगा, नॉर्थ बनकर, और जो पिछला हिस्सा है उस पे साउथ पास आ रहा है उसको कैसे रोकेगा, ये कॉइल करंट साउथ बनकर। तो बेटा ये नॉर्थ पास आ रहा था, मैंने बोला इसका जो सामने वाला फेस है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो नॉर्थ फेसिंग है। ओके, ये समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ। तो ये जो एंड जो तुम्हें दिख रहा है ये नॉर्थ डेवलप हो जाएगा, इसका बैक वाला जो है साउथ डेवलप हो जाएगा। अब इतना तो बता दिया हुआ है कि नॉर्थ डेवलप हो जाएगा का मतलब नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। नॉर्थ पोल डेवलप होने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा, यानी ये जो फेस आपके सामने है इसमें जो करंट चलना था वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। अब बात को समझो, मान लो एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर के साथ तुमने ये एक बैटरी लगाई है, ध्यान से सुनना, और बैटरी में कुछ अगर ऐसे करंट शो हो जाए, ऐसे 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 ऐसे, अब यहां पे तो बेटा तुम बैटरी के हिसाब से चेक करते हो कौन सी प्लेट पॉजिटिव आई कौन सी प्लेट नेगेटिव आई, तो जिस तरफ पॉजिटिव लगता है वो पॉजिटिव आ गई, जिस तरफ नेगेटिव लग गया वो नेगेटिव आ गई। तो यार बैटरी लगी होती है तो बैटरी के हिसाब से बहुत बढ़िया जजमेंट हो जाती है कि ये पॉजिटिव आ गई और ये नेगेटिव आ गई। लेकिन अपने इस केस में बैटरी कहीं शो नहीं हो रही, तो कैसे अंदाजा लगाओगे कि कौन सी पॉजिटिव आ रही है कौन सी नेगेटिव। अब उसके लिए बेटा फिर करंट के जो एरोज है ना, एरोज, उसके हिसाब से अंदाजा लगा लेंगे। यहां पे स्थिति ये थी कि ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, करंट इधर को चला ना, इधर को इधर को। अब भैया कैपेसिटर में अगर एरो उसकी तरफ आ रहा है तो इसका मतलब इस तरफ कहीं पे पॉजिटिव रहा होगा, इस तरफ कहीं पे नेगेटिव रहा होगा। इसका मतलब अगर एरो इस तरफ आ रहा है तो यहां पे ये वाला एंड पॉजिटिव रहा होगा। अब यार एरो अगर इस तरफ आ रहा है, इस तरफ इसके तरफ आ रहा है ना, तो यानी यहां पे कहीं पॉजिटिव रहा होगा, और यहां से निकल रहा है ना तो यहां कहीं नेगेटिव रहा होगा, यानी ऊपर वाली प्लेट। बात को समझो यार, जब बैटरी लगी हुई दिख रही है तब तो बैटरी के हिसाब से बता दोगे कि जो एंड पॉजिटिव की तरफ लगा हुआ है वो प्लेट पॉजिटिव आ जाएगी और जो प्लेट नेगेटिव की तरफ लगी हुई है वो नेगेटिव आ जाएगी। लेकिन अगर बैटरी दिख ही नहीं रही तो क्या करोगे, फिर इमेजिन करोगे, फिर तो इमेजिन करोगे ना। अब एरो से देखना पड़ेगा तुम्हें। अब एरो देखो, मैंने बोला अगर प्लेट की तरफ एरो आ रहा है तो पॉजिटिव से आ रहा है ना, प्लेट की तरफ एरो आ रहा है तो पॉजिटिव से आ रहा है, और अगर प्लेट से एरो जा रहा है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा ना। प्लेट से एरो जा रहा है नेगेटिव की तरफ जाएगा, ऊपर वाला एंड पॉजिटिव नीचे वाला एंड नेगेटिव, ए प्लेट पॉजिटिव एंड बी प्लेट नेगेटिव। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्लेट्स की पोलैरिटीज बताओ, तो उसमें बता दो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि ए की पोलैरिटी बताओ, तो भैया ए की पोलैरिटी क्या है,
पॉजिटिव। कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा बी की पोलैरिटी बताओ, तो बी की पोलैरिटी क्या है, नेगेटिव। तो ये था आपका यार सवाल नंबर 2। वैसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ये लाइव में बढ़िया नहीं हो पाएंगे, वहां लाइव में शक्ल तो दिखा नहीं रहा मैं तुम्हें, इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जब तक शक्ल नहीं दिखेगी, जब तक हाथ नहीं दिखेंगे तब तक क्लियर नहीं होता। तो एक दो क्वेश्चंस खास वाले थे, यहां हमने करवा दिए। ओके, सवाल नंबर 2 भी हो गया। जगह और बनाते हैं क्योंकि भीड़ सी मची हुई थी। हमने सवाल नंबर 2 भी यहां से उड़ा दिया, उड़ गया मान लो। अब आ जाओ भाई सवाल नंबर 3 पर। ओके जी, ये है #3 यानी सवाल नंबर 3। अब इसमें सिचुएशन समझो। सिचुएशन ये है कि ये फिगर है यहां से यहां तक, ठीक है, वो अगले वाले की है, वो अगला क्वेश्चन है, और ये गिवन क्वांटिटीज हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, आपको दिख ही रहा है किस तरफ है बेटा, इनवर्ट टू प्लेन ऑफ पेपर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इनवर्ट टू प्लेन ऑफ पेपर है, कितना है 0.5 टेस्ला। ये जो कॉइल है सेम ही कॉइल है, सेम कॉइल की 2 स्थितियां हैं, सेम कॉइल है बच्चा जी, ये सेम कॉइल की 2 स्थितियां हैं। एक ये जो 3 सेंट इसकी साइड है ना 10 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो इस कॉइल को हम 3 सेंटीमीटर के हिसाब से मूव कर रहे हैं, मतलब इसको इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, और इसको इस वाले के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, ठीक है जी। तो दोनों में फर्क है। ओवरऑल रेजिस्टेंस भी दे रखा है 1 मिली ओम। ओके, मान लो सर्किट कंप्लीट नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, छोटा सा कट लगा हुआ है मान लो, ठीक है बेटा। जब कट लगा है ना तब इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगी, करंट नहीं। और जब ये बिल्कुल ही सर्किट कंप्लीट है तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं, वो करंट ही दिखेगा तुम्हें, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ जो डेवलप होगी साथ के साथ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, करंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में एक सवाल ये भी था कंसेप्चुअल सा कि अगर इसमें कट लगा हुआ है तो क्या ईएमएफ के साथ साथ करंट भी चलेगा, तो उसका उत्तर तो हमने पहले दे दिया कि नहीं भैया, करंट तब चलेगा जब वो कट कंप्लीट हो जाएगा, यानी जब पूरी तरह से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। एक तो सवाल ये था। अब जो मेन सवाल ये है कि क्या दोनों एरिया वेरिया सब कुछ तो सेम है, लेंथ ब्रेड्थ स्पीड सब कुछ सेम है। देख स्पीड भी दे रखी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेंथ ब्रेड्थ सेम है। तो अगला सवाल ये है, सवाल याद रखना, पहला सवाल ये था कि अगर कट लगा हुआ है, कट लगा हुआ है तो क्या ईएमएफ के साथ साथ करंट भी इंड्यूस होगा, तो उसका आंसर है कि ना भाई, कट लगे पे करंट ना इंड्यूस होवे। कब होवे, जब सर्किट कंप्लीट होवे इंड्यूस होगी। कट लगे पे ईएमएफ जरूर इंड्यूस होगी। जब सर्किट कंप्लीट कर दोगे तो वो ईएमएफ नहीं, वो करंट ही शो होगा तुम्हें। ईएमएफ तो जनरेट होगी, वही किस में कन्वर्ट हो जाएगी, करंट में। अब सवाल नंबर 2, जो अगला सवाल है वो ये है कि क्या दोनों केसेस में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है, कट लगे हुए हैं, सेम होगी, तो उसका आंसर है ना भाई, सेम नहीं होगी। जब ये वाली कॉइल मूव कर रही है ना तो इसके क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस फाइंड करनी है, तो यार BLV लगेगा। अभी रॉड वाले केसेस कर रहे थे ना आप, जो रॉड वाले केसेस कर रहे थे, अब उस रॉड वाले केस में BLV रिजल्ट है, तो कौन सा फार्मूला लगाना है, BLV लगेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, ऐसे करके कॉइल है, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, तो उसके क्रॉस ईएमएफ बताओ, तो ईएमएफ इंड्यूस का BLV लगेगा। ये रॉड नहीं है,
कॉइल है लेकिन रॉड वाले फार्मूला लगेगा भाई। इस बार चेक करो बेटा, सीधा सा हिसाब है, जो लेंथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काटते हुए जाएगी वो यूज होनी है। अब अगर इसको ऐसे मूव करते हो तो ये और ये लेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल चल रही है। देखो ये रॉड ऐसे पड़ी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल, काटने वाली यही है। तो फर्स्ट केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसका फार्मूला BLV लगाओगे। B गिवन है, L क्या यूज करोगे 3 सेंटीमीटर, V सेम यूज कर लोगे। और दूसरे केस में BLV ही लगाओगे लेकिन लेंथ क्या यूज करोगे 10 सेंटीमीटर। भैया लेंथ चेंज हो गई, इसलिए इंड्यूस ईएमएफ दोनों केसेस में अलग अलग हो गई। तो इसलिए जो सेकंड क्वेश्चन था कि क्या दोनों केसेस में, क्योंकि कॉइल वॉइल सब कुछ तो सेम ही है, ईएमएफ इंड्यूस सेम होगी, तो उसका आंसर आ गया ना भाई ना, सेम नहीं होगी, इसमें कुछ और होगी, इसमें कुछ और होगी। आगे से ध्यान रखना, ये वाली लेंथ जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर है ना, तो जो लेंथ इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए जाएगी वही यूज होगी यहां पर। ओके जी। तो फर्स्ट केस में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है भाई, इस केस में पहला केस चलो ऐसे लिख लो, उसका फार्मूला लगेगा BLV। B की जगह क्या आएगा, B की जगह आएगा 0.5 टेस्ला, लेंथ की जगह क्या आएगी 3 सेंटीमीटर यानी 3 × 10⁻², और स्पीड की जगह आएगी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी 10⁻² मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व करोगे तो वोल्टेज आ जाएगी आपकी। ओके, इसको सॉल्व करोगे वोल्टेज आ ही जाएगी 10⁻², 10⁻² कितना हो जाएगा 10⁻4 हो जाएगा, 5 3 जा 15.15 इंटू 10⁻4। आंसर क्या दे रखा है 0.15 इंटू 10⁻3। ये कैसे हो गया BLV। B कितना था 0.5, L कितनी थी 3 सेंटीमीटर, 3 यानी 3 इंटू 10⁻² मीटर कर दी, और ये कितनी थी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻² मीटर ही होता है, पर सेकेंड तो पर सेकेंड ही रहेगा। ये 5 3 जा क्या होना था 15, तो 5 दिए 15 पॉइंट, ये गलत कर दिया ना, ये आना था 1.5 आना था। 0.5 इंटू 3 करोगे 1.5, 1.5 इंटू 10⁻5 करोगे, ठीक है जी आंसर 0.15 इंटू 10⁻3 वोल्ट। बेटा ऐसे अगला पार्ट हो जाएगा, अब कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। उसमें BLV करना है, बस L की जगह क्या यूज करना है, फर्स्ट पार्ट में L की जगह 3 यूज किया था, सेकंड पार्ट में L की जगह क्या यूज कर देना 10 सेंटीमीटर यूज कर देना, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले पार्ट में क्या कहना है करंट फाइंड करो। ओके, करंट फाइंड करो अगर रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 मिली ओम, वोल्टेज आई गई है, करंट मेरे ख्याल से मैंने एक पार्ट का ये वोल्ट है, ये वोल्ट है, ये 2.25 इंटू 10⁻3, ये करंट वाले पार्ट का बेटा आंसर है एम्पियर में। तो करंट में कुछ नहीं करना यार, वोल्टेज दोनों केसेस की आ जाएगी। वोल्टेज को किससे डिवाइड कर देना, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना, क्या आ जाएगा इसका, करंट भी कैलकुलेट हो जाएगा मेरे ख्याल से, सवाल ये भी हो जाएगा। तो इसमें मेन जो मुद्दा था जो आपके माइंड में डालना था वो लेंथ वाला था कि कौन सी वाली लेंथ लेनी होती है मेरे भाई, वो लेंथ लेनी होती है जो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर क्रॉस करते हुए चलती है, तो ये वाली लेंथ यूज होगी। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल है भाई। अब एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल कई बार एज इट इज ही एग्जाम में पढ़ जाते हैं, और एनसीईआरटी वाले सॉल्व्ड एग्जांपल होंगे तो वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं भाई। एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल थोड़े बड़े बड़े से होते हैं, तो पहले जगह बना लें फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। तब तक आप फिगर देखो।
ओके जी, तो आपने क्या देखी, नेक्स्ट डायग्राम देख लिया या कंसीडर कर लिया। ओके, समझा देते हैं पूछना क्या जाता है। ओके, वहां लिखा नहीं हुआ, सारी स्थिति जो है वो हम आपको एक्सप्लेन किए देते हैं जी। अब हमने इसकी एक्सप्लेनेशन दी तो क्वेश्चन कह रहा है बेटा ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ये शो कर रखा है, यहां से लेके यहां तक मैग्नेटिक फील्ड है। भाई जितने में शो कर रखा है बस मैग्नेटिक फील्ड उतने में ही है, ठीक है, वो क्लियर कट दिया हुआ जितने पार्ट में है। ये जो कॉइल पड़ी हुई है इसके अंदर, ये एक इमेजिनरी फ्रेम है, फ्रेम, ठीक है जी। चलो इमेजिनरी वर्ड हटा दिया, फ्रेम है, बस ये फ्रेम है। और ये रॉड है जो उस फ्रेम के ऊपर मूव कर सकती है। जैसे हमने वो मोशनल ईएमएफ वाली डेरिवेशन नहीं की थी, उसमें भी ऐसे किया था। तो ये रॉड है, इसके ऊपर मूव कर सकती है, कर रही है। अब रॉड मूव कर रही है तो आप देख रहे हो कि वो जो फ्रेम है उसका एरिया चेंज हो रहा होगा। इस वक्त रॉड जहां पर है तो इस पोर्शन का एरिया आपको शो हो रहा है, ये देखो, ये एरिया शो हो रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड में है। और इस एरिया के थ्रू कुछ ना कुछ क्या आ रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स आ रही है। जब रॉड को मूव करते हो तो ये एंड तो यहीं पर है, एरिया चेंज हो रहा है। जब एरिया चेंज हो रहा है तो फ्लक्स में चेंज हो रहा होगा, यार फ्लक्स में चेंज हो रहा होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो रही होगी, ईएमएफ इंड्यूस हो रही होगी तो करंट भी इंड्यूस हो रहा होगा। अब वही वो कह रहा है कि ऐसे ऐसे रॉड मूव कर रही है, फ्लक्स फाइंड करो, ईएमएफ इंड्यूस फाइंड करो। दो बातें बोल रहे हैं, करंट भी आएगा ही आएगा, तो कहता है करंट भी फाइंड करो, करंट नहीं लिखा हुआ, करंट आएगा तो कहता है कि फोर्स भी फाइंड करो। याद करो वो मोशनल ईएमएफ वाला पूरा आर्टिकल, उसमें मोशनल ईएमएफ एंड एनर्जी कंसीडरेशन में क्या क्या निकाला था, पहले ईएमएफ फिर करंट। यहां करंट नहीं निकालना, चलो नहीं बोला तो नहीं निकालेंगे, हम फ्लक्स निकाल देंगे, ईएमएफ निकाल देंगे। और उसके बाद वहां पे फोर्स भी निकाला था, यार करंट आएगा तो फोर्स भी आएगा। देख, अगर करंट आएगा तो फोर्स भी आएगा ही, ओके, जो कि इसको जाने से रोकेगा, फिर उसके अगेंस्ट मुझे पावर लगानी पड़ेगी। याद करो सारा मोशनल ईएमएफ वाला, तो एक तो फ्लक्स मांग रहा है, एक ईएमएफ मांग रहा है, एक फोर्स मांग रहा है, एक पावर मांग रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट में कह रहा है आल्सो स्केच द वेरिएशन ऑफ दीज क्वांटिटीज, आल्सो स्केच द वेरिएशन ऑफ दीज क्वांटिटीज, मतलब हमसे वो एक डायग्राम भी मांग रहा है। तो यार क्या क्या मांग रहा है, एक तो कुछ क्वांटिटीज इसने लिखी हुई हैं, फ्लक्स, ईएमएफ, फोर्स, पावर कैलकुलेट करनी है। और मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट क्या मांगा जा रहा है, फिर हमसे डायग्राम मांगा जा रहा है। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट हमसे क्या मांगा जा रहा है, डायग्राम मांगा जा रहा है, ठीक है जी। अब डायग्राम में स्केच करनी है, स्केच द वेरिएशन ऑफ दीज क्वांटिटीज। अब वेरिएशन कैसे हो रही है, फाई कैसे वेरी कर रही है, ईएमएफ कैसे वेरी कर रही है, वो वेरिएशन हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, वेरिएशन किसके साथ फाइंड करनी है, क्वेश्चन पे वापस आओ। इस रॉड को मूव कर रहे हैं, 0 से लेके बी तक फील्ड है, बी लेंथ के बाद फील्ड ही नहीं है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड बी, तो x जो है अगर बेटा लेस देन b है और ग्रेटर देन 0 है तो वहां पे कुछ ना कुछ फील्ड है, b इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर x ग्रेटर देन b आ जाए तो वहां फील्ड ही नहीं है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ओके जी। तो ये सिचुएशन है तुम्हारे सामने। सोचो ये रॉड मूव करती है, वो कहता है 2b तक जाती है। पूरी स्थिति क्या है उसकी यहां लिखी नहीं हुई भाई, मैं एक्सप्लेन ही कर रहा हूं। क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा होगा क्या क्या हो रहा है, ये सब कुछ। इतना बड़ा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक खोल के देखो, साला आधे पेज में क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब उसको मैंने ऐसे एक्सप्लेन कर देना है। तो बेटा कह रहा है यहां से शुरुआत करनी है, रॉड की शुरुआत यहां से कर रहा है।
ये रोड चलती है चलती है चलती है चलती है चलती है, बी पे पहुंचती है, बी के बाद आगे बढ़ती रहती है, 2B तक पहुंचती है, 2B से वापस आ जाती है, फिर B तक पहुंचती है और फिर से वापस 0 तक पहुंचती है। अब कह रहा है ऐसे में कैसे कैसे फ्लक्स वेरी हो रही है, कैसे कैसे ईएमएफ वेरी हो रही है, कैसे कैसे फोर्स लग रहा है, सारी चीजें बताओ कहता है। स्केच भी करने के लिए बोलता है। अब पहले क्या करते हैं अपन यार, स्केच ही करते हैं, उससे क्या है काम अपना इजी हो जाएगा। हम पहले क्या करते हैं, ग्राफ ही बनाते हैं। तो ग्राफ में एक ही बार में बना देता हूं यहां सारा। एक तरफ क्या ले लिया, x, ठीक है जी, एक तरफ x ले लिया और यहां पर y एक्सिस पे जो क्वांटिटी मुझे डिस्कस करनी है वो बना देता हूं। ओके, वैल्यू बाद में निकालते हैं, पहले ग्राफ ही बनाते हैं, ग्राफ से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये बेटा x इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन, ये मान लो x इक्वल टू b वाली सिचुएशन ले लेते हैं, ये x इक्वल टू b तक गया था, 2b वाली सिचुएशन ले लेते हैं, फिर वापस जब कहां आ गया था, b पे आ गया था, और फिर वापस जब कहां आ गया, 0 पे आ गया, तो ये सिचुएशन होगी b, 2b, फिर b और फिर कहां पे पहुंच गया, 0 पे पहुंच गया। समझना यार बात को। ओके, ये आपके सामने जो भी है दे रखा है। अब बेटा यहां से 0 से लेके b तक जाते जाते एरिया इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है। अब फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है BA कॉस थीटा। यार थीटा में तो कोई ऐसा चेंज नहीं है, यहां पर थीटा में ऐसा कोई चेंज नहीं है। थीटा तो अपना नॉर्मल भी बाहर की तरफ और फील्ड भी बाहर की तरफ है, थीटा 0 ही है। B कांस्टेंट है, जो भी है B से नोट कर रखा है। चेंज कौन हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। अब एरिया चेंज हो रहा है तो फ्लक्स में चेंज आएगा कि नहीं आएगा भाई, एरिया चेंज हो रहा है तो एरिया चेंज होने से फ्लक्स में चेंज आएगा। अब फ्लक्स में चेंज आना, फ्लक्स में चेंज आना, उसके कारण ईएमएफ भी इंड्यूस होगी। अगर फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ भी। अब ईएमएफ बाद में देखते हैं, पहले फ्लक्स ही देखते हैं। पहले क्या प्लॉट करता हूं मैं, इस तरफ फ्लक्स की, यहां पे बेटा फ्लक्स है, ये 0 है इसकी। फ्लक्स को अगर मैं देखूं तो 0 से लेके b तक कांस्टेंट वेलोसिटी से रॉड मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन है। हमने एक पिछले एग्जांपल में किया था, सर्कुलर होती तो फ्लक्स चेंज होने का रेट भी अलग होता, लेकिन ये तो रेक्टेंगुलर ही बन रही है ना। अब रेक्टेंगुलर बनने के कारण जो फ्लक्स चेंज हो रही है कांस्टेंट रेट पे चेंज होगी। बेटा अगर इसकी शेप कुछ और होती तो कांस्टेंट रेट पे ना होती, ये तो रेक्टेंगुलर लूप बन रही है, स्ट्रेट रॉड है, तो ये पर सेकंड इसने सेम ही आगे बढ़ना है। पर सेकंड सेम आगे बढ़ेगी तो मतलब पर सेकंड सेम एरिया में चेंज होगा, पर सेकंड सेम एरिया में चेंज होगा, तो मतलब फ्लक्स चेंज तो हो रही है लेकिन कांस्टेंट रेट पे चेंज होगी। तो भैया 0 से लेके b तक, 0 से लेके b तक फ्लक्स चेंज होगी ही, लेकिन एक कांस्टेंट रेट पे चेंज होगी। तो ये हुई चेंज इन फ्लक्स। भैया स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि कांस्टेंट रेट पे फ्लक्स चेंज हो रही है। उसके बाद देखो b से लेके 2b के बीच में, भाई ये क्वेश्चंस हैं अपने आप में टॉपिक हैं, ये क्वेश्चन स्पेशली आपको करवाए गए हैं। अब इनको कर लेना, चारों के चारों क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, चारों के चारों क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, काफी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। और ये वाला जो खास तौर पे ये जो क्वेश्चन चल रहा है ये तो वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बेटा 0 से लेके b तक फ्लक्स चेंज होगी, लीनियरली चेंज होगी, ग्राफ आएगा ऐसा। अब भैया b से लेके 2b तक चेक करो, b से लेके 2b तक, यहां तक तो फ्लक्स चेंज हुई, यूनिफॉर्म हुई, स्ट्रेट लाइन बना दी हमने। इसके बाद क्या हो रहा है, आगे फील्ड ही नहीं है, आगे फील्ड ही नहीं है, यानी
यहां तक तो फ्लक्स बड़ी 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 बड़ी, यानी यहां तक पहुंचते पहुंचते जब रॉड यहां पर पहुंच गई तो फ्लक्स इंक्रीज होते होते आ गई। अब इसके बाद बेटा फ्लक्स जो आ गई वो तो रहेगी, लेकिन आगे फील्ड लाइंस में कोई इजाफा या इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि फील्ड लाइन में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा उसके आगे, इसका मतलब फ्लक्स में भी कोई इंक्रीज नहीं हो रहा, कांस्टेंट की कांस्टेंट रहेगी। यानी B से लेके 2B तक, सॉरी यहां से B से लेके 2B तक फ्लक्स जितनी आनी थी आ गई, चेंज नहीं होगी यार, B से लेके 2B तक चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट की कांस्टेंट ही रहेगी। ओके, अब B से लेके 2B तक कांस्टेंट रहेगी यार, वापस जब आ रही होगी वापस तो B तक 2B से B तक फिर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जितनी फील्ड लाइन यहां तक थी ना कोई इंक्रीज हुआ और वापस आते यहां तक ना कोई डिक्रीज होगा, यानी B 2B से लेके वापस B तक भी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये कांस्टेंट ही रहेगी। अब उसके बाद और वापस जब आ गई 2B से B पहुंच गई और B से जब ये 0 की ओर बढ़ रही होगी ना, तो फिर से एरिया कम होने लग जाएगा, फील्ड लाइन बाहर आनी शुरू हो जाएंगी और फ्लक्स डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है अब तक तो क्लियर हो ही गया होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा। तो ये है ओवरऑल बेटा फ्लक्स के चेंज का ग्राफ, ठीक है, फ्लक्स के चेंज का ग्राफ। अब फ्लक्स की जो एक्सप्रेशन है बेटा वो होगी B इंटू ए, क्योंकि मैंने बोला ये 1 है, B इंटू ए होगी। अब A क्या है? A ये तो वेरिएबल फ्लक्स है ना, किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे, मान लो जब रॉड यहीं पर थी तो इस वक्त जब रॉड यहां पर थी तो इस वक्त इसका एरिया जब रॉड यहां पर थी तो उस वक्त लेंथ मान लो x थी, क्योंकि x ही वेरी कर रहा है। जब इस वक्त इस पॉइंट पर लेंथ x थी, सॉरी ब्रेड्थ होगी ना, ये तो डिस्टेंस x कवर किया हुआ था और रॉड की लेंथ माननी पड़ेगी कुछ ना कुछ l है, तो इस वक्त एरिया कितना है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, l इंटू एक्स। तो यानी फ्लक्स का फार्मूला B इंटू L इंटू एक्स आएगा, और फ्लक्स जो मैक्सिमम होगी वो होगी B इंटू L इंटू B होगी, क्योंकि मैक्सिमम x की वैल्यू कितनी हो सकती है? B हो सकती है, बात को समझो। तो जो मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो सकती है दैट विल बी इक्वल टू B इंटू L इंटू B। तो यहां ये है फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू जो है B LB। वैसे जनरली इसकी वैल्यू क्या है? BL x है। तो इकट्ठे कर दिया भैया, स्केच भी बना दिया, फ्लक्स की एक्सप्रेशन भी कैलकुलेट कर दी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल ली हमने। ओके जी, अब आते हैं ईएमएफ वाले पे। ईएमएफ का क्या कंसेप्ट है? अब ईएमएफ का ये कंसेप्ट है मेरे भाई कि जो ईएमएफ है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल, है ना। ईएमएफ जो है, फ्लक्स आ गई थी अपनी BLX, फ्लक्स आई थी B इंटू L इंटू एक्स, BLX। जो इंड्यूस ईएमएफ है वो होती है माइनस d∅/dt, यानी जो इंड्यूस ईएमएफ आ गई माइनस ddt ऑफ BLX, यानी ये आ गई माइनस B बाहर L बाहर dx/dt, और dx/dt की जगह क्या आ गया? V आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ईएमएफ इंड्यूस होगी B इंटू L इंटू V आ गई। लेकिन ध्यान से सुनना, अपना जो पूरा रीजन है उसमें 0 से लेके B तक, 0 से लेके B तक तो फ्लक्स यूनिफॉर्मली चेंज हुई है। यानी यूनिफॉर्मली चेंज होने का मतलब एक कांस्टेंट रेट पे चेंज हुई है, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस्ड का फार्मूला
जीरो से लेके बी तक क्या रहना है, b इंटू एल इंटू एक्स की डिफरेंशिएशन यानी बी एल वी आना है, जीरो से लेकर b तक। ये रिजल्ट था, इसकी डिफरेंशिएशन की, यहां तक x की इन्वॉल्वमेंट है, आगे हमने x की इन्वॉल्वमेंट ही खत्म करवा दी, x की इन्वॉल्वमेंट खत्म करके तो बी एल वी बच गया, b कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है। बात को समझो, जीरो से लेके b तक जब आप फ्लक्स फाइंड कर रहे थे तो बी एल एक्स थी, x की इन्वॉल्वमेंट थी, x बढ़ता जाता था, फ्लक्स बढ़ती जाती थी। लेकिन यहां पर v की इन्वॉल्वमेंट आ गई, v तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जीरो से लेके b तक फ्लक्स कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रही है, वो कांस्टेंट रहेगी, इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो अगर मैं यहां पर यार अब इसी ग्राफ पे फ्लक्स कैलकुलेट करूं, यानी फ्लक्स का ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, तो बेटा जब हमने फ्लक्स का ग्राफ यहां पर बनाया, किसका भाई, फ्लक्स का, तो जीरो से लेके बी तक, ये जीरो से लेकर बी है, फिर वही बात, ये 2b है, ये फिर बी पे आ गए, फिर जीरो पे आ गए, जीरो से बी तक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, क्योंकि फ्लक्स में चेंज आ रहा है और कांस्टेंट रहेगी, और नेगेटिव आ रही है ना, तो जीरो से बी तक ये कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट। लेकिन इसको किस साइड पे शो करेंगे हम, नेगेटिव वाली साइड पे शो करेंगे, ओके। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी मैग्नीट्यूड में बी एल वी, मैग्नीट्यूड में रहेगी बी एल वी। अब b से 2b के बीच में फ्लक्स ही नहीं चेंज हुई, कांस्टेंट है, तुम्हें पता है जब फ्लक्स कांस्टेंट रहती है, चेंज ही नहीं होती, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होती है, फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रही, तब ये फार्मूला देखना ही नहीं है मेरे भाई, क्योंकि b से 2b के बीच में स्पीड भी है उसके पास, उसकी लेंथ भी है, उसकी b भी है, लेकिन दिमाग लड़ाना है कि वहां पे फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा, फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा, तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो होती है, जीरो। फ्लक्स कांस्टेंट थी, यहां से यहां के बीच में इंड्यूस ईएमएफ होगी जीरो, यहां से यहां पे भी फ्लक्स चेंज नहीं हुई, इंड्यूस ईएमएफ होगी जीरो। उसके बाद यहां पे फिर से फ्लक्स चेंज हुई है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, लेकिन पहले बेटा इंक्रीजिंग फ्लक्स थी, तब रिजल्ट नेगेटिव शो किया था, अब डिक्रीजिंग फ्लक्स है, तो ईएमएफ इंड्यूस तो वही होगी, लेकिन रिजल्ट कैसा शो करेंगे, पॉजिटिव शो करेंगे। तो b से 2b के बीच में एक तो हमने एक्सप्रेशन निकाल दी, एक्सप्रेशन तो वही आएगी, बी एल वी ही आ जाएगी बेटा, लेकिन बस इसको शो कौन सी साइड पे करना है, पॉजिटिव शो करना है, ओके जी। ये हो गया किसकी एक्सप्रेशन, इंड्यूस्ड ईएमएफ की एक्सप्रेशन भी आ गई, साथ में ग्राफ भी बन गया भाई। अब तीसरी बात करंट, करंट को चलो छोड़ो, उसने पूछा नहीं है, उसने जो बोला है वही बताता हूं। फोर्स कह रहा है, आप फाइंड करो। अब आपको पता है यार, इंड्यूस ईएमएफ होगी तो करंट होगा, करंट का ग्राफ नहीं बनाएंगे, लेकिन फोर्स के लिए निकालने पड़ेगा ना। करंट इक्वल टू क्या होगा, बी एल वी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। और फोर्स इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू आई इंटू एल, बी की जगह तो बी रहेगा, आई की जगह ये आ जाएगा, ठीक है। बी आई की जगह आ गया बी एल वी बाय आर, पता ही है तुम्हें, बी एल वी बाय आर। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता था, बी आई एल, साइन थीटा, यहां पे थीटा 90 डिग्री चल रहा है, बी आई एल, यानी कितना आ गया फोर्स, बी स्क्वायर एल स्क्वायर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय रेजिस्टेंस, ठीक है जी। तो फोर्स की एक्सप्रेशन पता ही थी यार, वो एनर्जी कंसिडरेशन किस लिए कराया, इसीलिए करवाया ना। अब वो पूरा एनर्जी कंसिडरेशन वाला कंसेप्ट भी एनसीईआरटी का एग्जैक्टली है, और ये जो क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी का मेरे भाई एग्जैक्टली है। तो फोर्स की एक्सप्रेशन ये हो गई, बाकी ग्राफ बनाना है तो वही बात है यार, जब तक ईएमएफ इंड्यूस होगी तब तक करंट चलेगा, जब करंट चलेगा
तभी फोर्स लगेगा ना। तो यार जब तक ईएमएफ इंड्यूस होगी तब तक ही करंट है। जब इंड्यूस ईएमएफ यहां से यहां तक जीरो है, जब इंड्यूस ईएमएफ जीरो है तो करंट इंड्यूस्ड भी जीरो ही होगा, फोर्स भी जीरो ही होगा। तो इस दौरान तो फोर्स लगेगा, यहां से यहां तक तो फोर्स लगेगा। ले भैया फोर्स भी बना देते हैं। फिर वही बात, ये B है, ये 2B है, ये फिर से B है और ये फिर से जीरो है। तो फोर्स लगेगा, वैल्यू इसकी ये होगी। पहले हम इसको नेगेटिव शो करेंगे, फिर उसको वही पॉजिटिव शो करेंगे। तो फोर्स यहां पे होगा। जब ईएमएफ ही नहीं है, करंट ही नहीं है, करंट ही नहीं है, तो फोर्स कहां से होगा? फोर्स यहां पर होगा। ठीक है जी। और इसकी जो वैल्यू होगी वो ये जो लिखी है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर हो जाएगी। पॉजिटिव वाली भी उतनी हो जाएगी। फोर्स को भी नेगेटिव और पॉजिटिव शो करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये फोर्स हो गया। अब लास्ट बात भी सिंपल, लास्ट बात पावर मांग रहा है। अब पावर इक्वल टू क्या होता है? याद करो, फोर्स से क्या निकाला था तुमने? पावर। पावर का फार्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी है। P इक्वल टू एफ इंटू वी। जो F है उसको V से मल्टीप्लाई कर दे, पावर आ जाएगी। पावर का फार्मूला क्या बनेगा? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। ओके, तो इसकी एक्सप्रेशन आ जाएगी पावर की बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। अच्छा, एक्सप्रेशन के साथ साथ देखो चारों की एक्सप्रेशन आ गई ना, पहले फाई की आ गई, ई की आ गई, एफ की आ गई, पावर की भी आ गई। स्केच भी मांग रहा था, स्केच हमने बना दिया, इसका बना दिया, इसका बना दिया, इसका बना दिया। ध्यान रखना, ये पॉजिटिव की पॉजिटिव शो की हमने, लेकिन यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर पड़ता है, यहां पे भी पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर पड़ता है। ध्यान रखना है, पावर में कोई पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर नहीं है भैया। पावर पॉजिटिव ही होती है। हीट कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम है वो, या हीट डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम है वो, पॉजिटिव ही है। ग्राफ ऐसे ही बनेंगे, बस ये वाला पावर पॉजिटिव आएगी। इस दौरान कोई फोर्स ही नहीं लगा तो पावर की क्या जरूरत है? यहां पे जीरो आएगी और ये भी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। अगर मैं पावर का भी ग्राफ बना दूं तो पावर के ग्राफ में भैया जगह बच रही है कम। लॉजिक लगा लेना अब अपने आप, बनाने को बना देता हूं। पावर के लिए यहां पे बनेगी पावर, यहां पे भी बनेगी पावर, और दोनों बार कैसा रिजल्ट शो करूंगा मैं? पॉजिटिव रिजल्ट शो करूंगा। ये फोर्स की एक्सप्रेशन है और यहां पे बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर लिख देना। वो पावर की क्या हो जाएगी? एक्सप्रेशन हो जाएगी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। उम्मीद है ये दिख रहा होगा और कैमरे के फ्रेम से नीचे नहीं गया होगा। ये पावर की एक्सप्रेशन भाई, अगर एनसीईआरटी बुक हो तो एनसीईआरटी बुक में पढ़ लेना, आपके नोट्स हो तो नोट्स में पढ़ लेना। क्वेश्चन ये दिया होगा, लेकिन काफ़ी खास और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका इस टॉपिक पे बेस्ड। ओके यार, तो एक दो न्यूमेरिकल करने के बाद अब बेटा एक छोटा सा टॉपिक है, वो जो अभी अपना टॉपिक चल रहा है ना, ईएमआई का जो फर्स्ट पार्ट है। ईएमआई के भी अब मैंने बोला था दो पार्ट है। एक तो फर्स्ट पार्ट जो चल रहा है वो न्यूमेरिकल वाला, काफ़ी अगला भी न्यूमेरिकल वाला ही है, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन। लेकिन सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन को हम अलग पार्ट मान लेते हैं। शुरुआती जो ईएमआई की बातें हैं उसको अलग पार्ट मान लिया। तो जो अभी चल रहा है बेटा ईएमआई का स्टार्टिंग वाला पार्ट, उसमें एक छोटी सी बात और रह गई, कंसेप्ट ऑफ एडी करंट्स। ये खत्म हो जाएगा। फिर न्यूमेरिकल वगैरह करने के बाद इसका काम कंप्लीट करके फिर हम स्टेज चेंज कर देंगे और फिर आ जाएगा सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन। वो एक अलग बात है इंडक्शन ही, लेकिन वो एक टॉपिक लैदा टॉपिक है, इससे उस पर भी आएंगे। फिलहाल इसको क्लोज करना है हमने अभी। तो क्लोज करने के लिए लास्ट टॉपिक लिख लो यार, क्वेश्चन बनता है इस पे बेस, एडी करंट पे बेस क्वेश्चन बनता है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आखिरी बात है भैया, ये जो चल रहा है उसमें कंसेप्ट ऑफ एडी करंट्स।
भाई डेडी करंट्स नहीं, एडी करंट्स। अब समझना, एडी करंट्स या एडी करंट क्या चीज है। इतना तो पढ़ लिया कि जब भी फ्लक्स में कोई चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगी ना, जब भी फ्लक्स में चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगी, और उसके रिजल्ट में अगर सर्किट कंप्लीट है तो करंट प्रोड्यूस होगा, जिसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। मान लो सिचुएशन क्या है कि हमारे पास एक बेटा कॉइल है जी, ये एक कॉइल है, ठीक है, कॉइल अंदर से खाली है पूरी, कॉइल वायर है, वायर अगर इसके थ्रू किसी भी कारणवश मैं फ्लक्स में चेंज करवा देता हूं, फील्ड को कम कर कर, ज्यादा कर कर, एरिया कम ज्यादा कर कर, या इसको रोटेट करवा कर, ठीक है, इसको रोटेट करवा कर, जैसे मर्जी, हमने बोला था फ्लक्स को 3 तरीके से चेंज कर सकते हैं फार्मूले के हिसाब से, बी ए कॉस थीटा, या बी में चेंज ला दो, या ए में चेंज ला दो, या थीटा में चेंज ले आओ। तो इनको 3 तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। मान लो हमने किसी भी तरीके से चेंज किया, यार इसमें करंट इंड्यूस हो गया, बहुत बढ़िया हो गया कि इसमें से करंट चलने लग गया, यार फ्लक्स में चेंज कराया, कैसे कराया वो मैंने यहां बनाया नहीं है, इसमें करंट चलने लग गया, ओके, जिसको कौन सा करंट बोलते हैं हम, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। अब अगली बात सुनना यार, अगर ये कॉइल नहीं एक डिस्क होती, डिस्क, कॉइल नहीं, डिस्क है बेटा, ये डिस्क जिसकी थोड़ी बहुती थिकनेस भी है, ये एक मान लो डिस्क है, ये इसका दूसरा व्यू दे देते हैं, जिसकी थोड़ी बहुती चलो थिकनेस भी है मेरे भाई। अब यार अगर हम इसके थ्रू जैसे कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके फ्लक्स में चेंज कराए ना, वैसे अगर इस डिस्क के अक्रॉस भी, ये डिस्क है मेरे भाई, अब वो फ्लक्स में चेंज करवा दूं, इसके अक्रॉस फील्ड क्रिएट करके उसकी फ्लक्स में चेंज करवा दूं, तो इसके अंदर फिर से इंड्यूस करंट चलने लग जाएंगे। लेकिन बेटा जब ये कॉइल थी तो इंड्यूस करंट चलने के लिए ऑप्शन नहीं थी, बस सिर्फ बाहर ही वायर थी, इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर वाले पोर्शन में चल सकते थे, तो इलेक्ट्रॉन यहीं फ्लो करेंगे, अंदर तो हवा है ना, खाली है। लेकिन डिस्क में ऐसा नहीं है, डिस्क मेटल की बनी हुई है, इस पूरे में हर जगह इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके थ्रू फ्लक्स में चेंज करवा दिया तुमने, अगर इसके थ्रू तुमने फ्लक्स में चेंज करवा दिया, तो इसके थ्रू आउट हर पॉइंट पर इसमें इलेक्ट्रॉन है, वो हर जगह पर बेटा इसमें करंट चलने लग जाएंगे। इसमें तो सिर्फ करंट बाहर चलता था ना, इसमें बाहर तो चलेगा ही चलेगा, इसमें जहां मौका मिलेगा ना करंट्स चलने लग जाएंगे, वो अपनी जहां मौका मिलेगा सर्कुलेटिंग करंट्स बना लेंगे। यार ये जो करंट्स डेवलप हो रहे हैं ना पूरी बॉडी में, जहां तहां यहां वहां, पूरी बॉडी में जो करंट्स डेवलप होंगे उन करंट्स को हम क्या कहते हैं, एडी करंट्स कहते हैं। दीज आर टर्म्ड एज एडी करंट्स। पूरी बॉडी में यहां वहां तहां जहां तहां हर जगह पे जो करंट डेवलप होंगे, दीज आर कॉल्ड एडी करंट्स। अगर बल्क ऑफ द मटेरियल है, जिस मर्जी शेप का हो, ये मान लो कोई एक मोटा सा मेटल का पीस है, ओके, मेटलिक ऑब्जेक्ट है ये, एंड बल्क ऑफ द मटेरियल है। अब इसके अक्रॉस अगर फ्लक्स में चेंज करवा दोगे ना भैया, इसकी बॉडी में, इसके अंदर, इसके बाहर, इसके सरफेस पे, इसके आगे, इसके पीछे, हर जगह पर अगर इसके अक्रॉस फ्लक्स में चेंज करा दिया, तो यहां तहां जहां वहां जहां मौका मिलेगा
ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लग जाएंगे और पूरी बॉडी में हर जगह पर बस ये लगा लो सर्कुलेटिंग करंट्स ही करंट्स चलने लग जाएंगे। इन्हीं को कहते हैं एडी करंट्स। बेटा एडीज कहते हैं, वो पानी में पत्थर फेंको ना, पानी में पत्थर फेंको तो उसके आसपास वो जो वेव सी बन रही है ना, सर्कुलर सी, दोज आर टर्म्ड एज एडीज। अब वहीं से क्या बन गया, एडी करंट बन गया। तो एडी करंट्स, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं तो एडी करंट्स आर द सर्कुलेटिंग करंट्स developed in the bulk of a metallic object whenever some magnetic flux is changed through it। फिर से सुन लो, these are the circulating currents developed in the bulk of a metallic surface। These are the circulating currents developed in the, क्या बोला जी, एडी करंट्स क्या है बेटा, डेफिनेशन बोल रहा हूं, these are the सर्कुलेटिंग करंट्स, स्पेलिंग गड़बड़ हो गए, दीज आर द सर्कुलेटिंग करंट्स डेवलप्ड इन द बल्क ऑफ अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट। भैया मेटेलिक होना चाहिए, अब मेटेलिक नहीं होगा, कंडक्टर ही नहीं होगा वो, तो फिर कहां से एडी करंट उसमें आ जाएंगे, इन द बल्क ऑफ अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट व्हेन एवर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस। जब उस पूरे ऑब्जेक्ट के क्रॉस चेंज आएगा ना फ्लक्स में, उसकी पूरी बॉडी में करंट चलने लग जाएंगे, उसको हम कहते हैं एडी करंट्स। अब एडी करंट्स में ज्यादा हम फैलते नहीं है, एक सिस्टम सा बना देता हूं आपके लिए कि क्या क्या कर लेना ताकि आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। पहली बात तो यार कंसेप्ट तो चलो ठीक है, पता होना ही चाहिए हमें, एडी करंट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए है क्या चीज। दूसरे नंबर पर अगर मैं अटेम्प्ट करने के हिसाब से देखूं तो यार पहली बात क्या याद रख लेना, एडी करंट की डेफिनेशन, ठीक है। एक तो इसकी क्या याद कर लो, डेफिनेशन। अब कई बार डेफिनेशन भी आ जाएगी, ठीक है जी। एक इसकी क्या याद कर लेनी है जी आपने, डेफिनेशन याद कर लेनी है। दूसरा इसके याद कर लेने हैं कुछ यूजेस, और तीसरा इसके याद कर लेने हैं कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट्स। अब देखो हर एक चीज का फायदा नुकसान तो होता ही है। अब एडी करंट्स डेवलप हुए हैं, है तो करंट ही ना, तो इनका फायदा भी उठाया जा सकता है। फायदा उठा लिया तो यूज हो गए, और अगर इनसे तुम्हें कुछ दिक्कत आनी शुरू हो गई, जो काम कर रहे हो उसमें दिक्कत आनी शुरू हो गई, तो वो हो गए इसके अनडिजायरेबल इफेक्ट। तो एक दो अनडिजायरेबल इफेक्ट देख लो, एक दो इसके यूजेस देख लेते हैं, बस यहीं पे इसको क्लोज कर देंगे। बाकी पढ़ने वाली चीजें पढ़ते रहना, दिक्कत आएगी पूछ लेना, ओके। और किताबों में बहुत कुछ दिया होगा, पढ़ो उसको, वो भी बता देंगे। लेकिन वही हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें, डेफिनेशन कर लो, डेफिनेशन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यूज बेटा इसका ये है, कई जगह यूज है, कई जगह इसका क्या है, यूज है। पहला यूज तो देखो यही है कि ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहे ना, करंट, जब भी करंट चलेंगे किसी वायर में तो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट। अब ये वायर नहीं है तो पूरा का पूरा बल्क मटेरियल है। अब बल्क मटेरियल में अगर करंट प्रोड्यूस होंगे, बड़े ज्यादा हो जाते हैं, बड़े ज्यादा हो जाते हैं तो हीट बड़ी ज्यादा हो जाती है। भाई हीट बड़ी ज्यादा हो जाती है तो उसका यूज कर लो, पानी पुनी गर्म कर लो, है ना, खाना बना लो, कुछ और कर लो। भाई ये इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है एडी करंट्स के कारण कि कई बार ये एडी करंट्स है ना, कहाँ यूज होते हैं, मेटल्स वगैरह को मेल्ट करने के लिए भी
यूज हो जाते हैं एडी करंट, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। एक तुमने वर्ड फर्नेस सुना होगा। फर्नेस मतलब होता है आग की भट्ठी, ठीक है, भट्ठी जिसको बोलते हैं, ठीक है, आग की भट्ठी, पंजाबी से बोलो पट्ठी। अब अंग्रेजी में इसको बोलो तो क्या कह देते हैं, फर्नेस कह देते हैं। अब यार जो इंडस्ट्रीज होती है ना, इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें बड़ी बड़ी फर्नेस लगी होती हैं। अब फर्नेस या तो यार कोयले वाली होगी, कोयला डालते रहो, लकड़ी डालते रहो, भट्टी में आग जलती रहेगी। लेकिन यार कई कई इंडस्ट्रीज में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो फर्नेस यूज होती है ना, वो कौन सी यूज होती है, इंडक्शन फर्नेस। कौन सी भाई, इंडक्शन फर्नेस। अब ये जो इंडक्शन फर्नेस है ये किस कंसेप्ट पे आधारित है, ये एडी करंट्स पे ही आधारित है कि इतने ज़्यादा एडी करंट प्रोड्यूस करवा देते हैं, उससे इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि वो जो हीट है उसको एज अ फर्नेस यूज करते हैं, हम एज अ फर्नेस यूज करते हैं। तो इट इज यूज इन इंडक्शन फर्नेस। ओके, तो मैं बोल रहा था एक डेफिनेशन, उसके बाद यूजेस कर लेना। यूजेस में कुछ नाम बोल देता हूं, किताबों में लिखे होंगे, पढ़ लेना, जो नहीं समझ में लगेगा पूछ लेना। एडी करंट छोटा सा टॉपिक होता है, ज़्यादा टाइम नहीं खराब कर सकते इसमें। तो यूजेस बस नाम बोल रहा हूं, जैसे एक बोला इट इज यूज्ड इन इंडक्शन फर्नेस, ठीक है, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अब यहां पर यार चीजों को ज्यादा मैं खींच नहीं रहा, लाइव क्लास में पूछ लेना कि अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या है, बता दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल लेक्चर क्लोज करना है, मैंने नाम बता रहा हूं। इंडक्शन फर्नेस में यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में यूज होता है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर होता है, उसमें यूज होता है। तो बाकी एक दो यूजेस इसके और दे रखे होंगे, उनको देख लेना। मेन भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, अब ये पढ़ो, पहले पढ़ लो, उसके बाद मैं बता दूंगा क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। यहां पे हम ज्यादा टाइम नहीं खराब करने वाले। ओके, तो ये 2-3 यूज हो गए, चल 3 हो गए, और किताबों में दिए होंगे, उसको देख लेना भाई। तो एक तो डेफिनेशन पता हो, एक यूजेस पता हो। इंडक्शन फर्नेस में यूज होता है मेनली, एक वो आपके जो इंडक्शन चूल्हे हैं यार, वो भी यही है, ठीक है, घरों में यूज होता है ना इंडक्शन चूल्हा, चाय वाय बनाने के लिए। अब उसका क्या फंड है वो भी पढ़ो, किताबों में लिखा होता है, वक्त आने पे समझाऊंगा। मैंने बोला है क्लोजिंग दे रहा हूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा हूं कि आपको इसके यूजेस के 2-4 नाम पता होने चाहिए। एक्सप्लेनेशन कोई नहीं मांगेगा पेपर में कि भैया इंडक्शन फर्नेस की वर्किंग बता, डेड बीट गैल्वेनोमीटर की वर्किंग बता, नाम पता होने चाहिए। एक्सप्लेन मैं सब करा दूंगा, लेकिन पहले पढ़ लो इसको अपनी किताबों में। ओके, ये भी हो गया मान लो। तो डेफिनेशन, यूजेस, उसके बाद अनडिजायरेबल इफेक्ट। अनडिजायरेबल इफेक्ट मतलब भाई कि अब ये जो हीट प्रोड्यूस हुई है, मान लो अगर तुमने इसका यूज कर लिया, मैंने बोला खाना बनाने के लिए यूज कर लिया, इंडक्शन चूल्हे में यूज कर लिया, मतलब मेटल वेटल पिघलाने में यूज कर लिया, यानी एज ए फर्नेस यूज कर लिया, या डैम्पिंग में यूज कर लिया। अगर तो यूज कर लिया एडी करंट के कंसेप्ट को तो बढ़िया है भाई, वो यूज हो गया। लेकिन अब कई जगह पर तुम चाहते नहीं हो एडी करंट आए, वो फिर भी आए जा रहा है और तुम्हें नुकसान कर रहा है, तो वो क्या हो गया, उसका अनडिजायरेबल इफेक्ट हो गया। तो अनडिजायरेबल इफेक्ट भी एक दो पता होनी चाहिए, जिसमें जो सबसे मेन इसका अनडिजायरेबल इफेक्ट ये है भाई कि अगर हम एडी करंट का यूज वूज कुछ नहीं कर रहे, वैसे ही अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम में हमारे पास मैग्नेट भी है और वो कोई मेटल का पीस वीस भी है। ओके, मेटल का यूज तो होता ही है अब कई जगह पर, और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आने के कारण एडी करंट तो प्रोड्यूस होंगे। हमने वहां इसका यूज नहीं करना, एडी करंट वैसे ही प्रोड्यूस हो गए नजायज ही धक्के से। अब वहां पर बेटा एडी करंट प्रोड्यूस होंगे तो हीट वहां पे भी प्रोड्यूस होगी। अब वो जो हीट है, वहां पे हमारा मकसद कुछ और काम करना है ना। अब वो जो हीट प्रोड्यूस हुई वो दो तरह से हमें नुकसान कर सकती है, एक यानी वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो रही है। अब भैया हीट प्रोड्यूस हुई तो मेरी तो एनर्जी वेस्ट हुई ना, वो एनर्जी कहीं और लगनी थी, वो कहां खर्च हो जा रही है, हीट के फॉर्म में खर्च हो जा रही है। तो एक तो एडी करंट के कारण देयर आर मेनी लॉसेस ड्यू टू हीट,
ड्यू टू हीट डिसिपेशन, अननेसेसरली हीट प्रोड्यूस हो रही है एडी करंट के चक्कर में, तो इसके कारण क्या हो रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है। और दूसरा बेटा वो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, मान लो मेरे पास कोई कॉयल वगैरह है, मान लो मैं कॉयल से रिलेटेड कुछ काम कर रहा हूं, पंखे में कॉयल होती है, कूलर में कॉयल होती है, ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें भी कॉयल्स वगैरह होती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की भी इन्वॉल्वमेंट है, कॉयल की भी इन्वॉल्वमेंट है। कॉयल जो होती है ना, कॉयल के ऊपर अंदर वायर होती है, उसके ऊपर पतली पतली सी इंसुलेशन चढ़ाई होती है, मतलब कोटिंग की होती है, किसी चीज की इंसुलेशन होती है। अब हीट प्रोड्यूस होने के कारण एक तो एनर्जी का हुआ लॉस, और दूसरा इस हीट प्रोड्यूस से जो कॉइल्स होती हैं, अगर उनमें एडी करंट्स के कारण हीट प्रोड्यूस हो गई ज्यादा, तो उनके ऊपर की जो इंसुलेशन है ना, इंसुलेशन वो मेल्ट कर सकती है, यानी पूरी की पूरी कॉइल आपकी खराब कर सकती है। जिसको हम आसान भाषा में बोलें तो आपकी वो जो कॉइल है वो फूक सकती है। ओके, हीटअप होने के कारण कहते नहीं कॉइल फूक गई, पंखा फूक गया, मोटर फूक गई, तो भैया ये जो मोटर वोटर फूक जाती है, फूकने का मतलब कि ज़्यादा करंट प्रोड्यूस हो गए थे, ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होने के कारण, अब वो एडी करंट के कारण भी हो सकता है, किसी और कारण भी हो सकता है कि हीटअप इतना हो जाता है कि वो इंसुलेशन उसकी मेल्ट कर जाती है। हम कहते हैं भैया कॉइल फूक गई, या पंखा फूक गया, या मोटर फूक गई। तो अनडिजायरेबल इफेक्ट्स में एडी करंट के क्या है कि ड्यू टू एडी करंट्स अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, जो कि दो तरह से नुकसान दे सकती है। एक तो इसके कारण एनर्जी लॉसेस होते हैं, और दूसरा इसके कारण जो इंसुलेशन है वो मेल्ट कर सकती है। अब बेटा बाकी चीजें, अब जो चल रहा है टॉपिक उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, रीड थोड़ा करना है। बाकी हम यहां पे इसको एडी करंट वाले टॉपिक को क्लोजिंग दे रहा हूं अभी। ओके, जो अपना टॉपिक चल रहा था ये मेरे ख्याल से उसका 4th लेक्चर रहेगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो स्टार्टिंग पार्ट है हमने 4 लेक्चर्स में क्या किया, कंप्लीट किया। न्यूमेरिकल चल ही रही हैं, जम के करनी है, क्योंकि टॉपिक ही कौन सा है, न्यूमेरिकल वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे आपको सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के कंसेप्ट के साथ। फिलहाल न्यूमेरिकल्स पे फोकस करो, न्यूमेरिकल्स वगैरह अपने कंप्लीट करो। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। फिर से वही बात, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विथ नेक्स्ट कंसेप्ट, that is concept of self induction.